गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे आज आप लोगों के साथ पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई 2024 को ध्यान में रख करके तैयार की गई सीरीज के अंतर्गत आज के क्लास में हम लोग संपूर्ण गंगा नदी तंत्र की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आज की क्लास पूर्णतया गंगा नदी पर आधारित है। साथ में इसके जो पंच प्रयाग हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे और इसका जो प्रादेशिक विभाजन है उसकी भी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। शेष हम लोग कालक्रम में इसका हम सेपरेट वीडियो अलग से लेके आएंगे, लेकिन अभी तो बस एग्जाम को ध्यान में रख करके यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम गंगा नदी के विषय में डिस्कस करें तो गंगा नदी का सबसे पहले हम एक आपको ओवरव्यू बता देते हैं कि किस प्रकार से गंगा नदी का यहाँ पर कार्य हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले उसको जानने के पश्चात शेष बातें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि यही जो हमारी गंगा है, इसी गंगा का हम यहाँ पर चर्चा करने चल रहे हैं कि गंगा किस प्रकार से यह दो भागों में बंट करके और बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है और कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर हम इसको नॉर्मल एक मैप बना दें, जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल हम मैप बना दे रहे हैं, सिंपल सी बात, जैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा सही कर देते, सिंपल एक मैप हम बना रहे हैं और यहाँ पर गंगा नदी जो है ये जिस प्लेस से निकलती है, यहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है। दो नदियों के मिलन से यह नदी बनती है। एक नदी है अलकनंदा और एक नदी है भागीरथी। तो पहला यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये है अलकनंदा और एक नदी है भागीरथी। ये दो नदियाँ मिल करके जो रूप धारण करती हैं उसका नाम है गंगा, और ये जहाँ मिलती हैं इसका नाम है, क्योंकि नाम भी बहुत बार पूछा जाता है तो वैसे हम पंचप्रयाग की बात करेंगे, लेकिन फिर भी यह नाम आपका है देवप्रयाग। क्या नाम है? ये है देवप्रयाग। इस प्रकार से नदी आगे बढ़ती है और कुछ ही दूर तक आगे बढ़ती है। देवप्रयाग नीचे की तरफ लिख दें, नहीं फिर थोड़ा सुविधा हो। देवप्रयाग इधर लिख दें, ये है देवप्रयाग। कुछ दूर आगे बढ़ती है कि इसकी एक सहायक नदी आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। रामगंगा इस गंगा नदी में आकर के जिस प्लेस पर मिलती है उस प्लेस का नाम क्या है? उसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। ठीक। कुछ दूर आगे बढ़ती है कि आगे बढ़ने के क्रम में नीचे की तरफ से एक दूसरी नदी आकर के मिलती है, जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। यमुना जिस स्थान पर मिलती है इसका नाम है प्रयाग, अर्थात इलाहाबाद। ये प्रयाग में आकर के मिल जाती। कुछ दूर गंगा नदी आगे बढ़ती है कि इसकी एक नीचे से सहायक नदी आकर के मिलती है, जिसका नाम है तमसा। क्या नाम है? तमसा या तमसा कहते हैं। यह जिस प्लेस पर आकर के गंगा नदी में मिलती है इसका नाम है तिरसा। अभी बस बेसिक हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर आकर के मिलती है और इनका क्रम क्या है, लेफ्ट से कौन है, राइट से कौन है, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ती है, एक नदी पुनः आकर के इस तरफ से मिलती है और इस नदी का क्या नाम है? ऊपर वाले को हटा दें, जिसको हटा। ये जो नदी मिलती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक प्रकार से गोमती। क्या नाम है? गोमती। ये गोमती नदी गंगा में जिस स्थान पर मिलती है इसका नाम है गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर। स्पष्ट रखिएगा, इसका नाम क्या है? गाजीपुर है। यह नदी आगे बढ़ती है, एक सहायक नदी इधर से आकर के मिलती है जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। और इसी को नाम दिया जाता है सरयू। तो घाघरा या सरयू जिस स्थान पर आकर के गंगा में मिलती है उसका नाम है छपरा। क्या नाम है? छपरा, अर्थात बिहार में मिलती है। इसके पश्चात नीचे की तरफ से एक नदी पुनः आती है, इस नदी का नाम है सोन। सोन की चर्चा हम किए थे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है और यह जिस प्लेस पर आकर के गंगा में मिलती है इस स्थान का नाम है पटना। क्या नाम है? पटना। फिर नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ पर कुछ नदियाँ और मिलती हैं जिनका नाम है, क्रम से यहाँ पर देखेंगे, घाघरा के बाद ऊपर की तरफ से यहां पर मिलती है गंडक। क्या नाम है? गंडक। और गंडक जिस प्लेस पर आकर के गंगा में मिलती है
इस नदी का नाम आपसे पूछा जाता है तो इसका नाम है हाजीपुर। क्या नाम है? हाजीपुर। फिर आगे बढ़ती है तो आगे एक नदी पुनः आकर के मिलती है और इसका नाम है बूढ़ी गंडक। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक जहां पर मिलती है इसका नाम है मुंगेर। ये भी बिहार में है। कहाँ मिलती है? मुंगेर में मिलती है। फिर नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी इधर से पुनः आकर के मिलती है और इसका नाम है कोसी। क्या नाम है? कोसी। अब कोसी जहां पर मिलती है इसका नाम है भागलपुर। क्या नाम इसका है? इसका नाम है भागलपुर। नदी और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में एक नदी पुनः यहां पर आकर के मिलती है और इस नदी का नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। ये महानंदा नदी जहां पर आकर के मिलती है इस गंगा नदी में, इसका नाम है मालदा। क्या नाम है? इसका नाम है मालदा। ये वेस्ट बंगाल में है। उसके पश्चात नदी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो यहां पर एक बनाया जाता है बैराज और इस बैराज का नाम है फरक्का बैराज। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या नाम है? फरक्का बैराज है। तो फरक्का बैराज के पास नदी पहुंचती है। यहां पर एक बैराज है और इस बैराज को बनाने के पीछे उद्देश्य है बाढ़ का नियंत्रण करना, अर्थात गंगा नदी में बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए इस बैराज को बनाया गया है और इस बैराज के माध्यम से गंगा नदी के जल को डाइवर्ट किया जाता है। कहां पर? हुगली में। ये जो इधर की शाखा है इसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। और जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है इसी का नाम आगे चल करके रखा जाता है पद्मा। क्या रखा जाता है? पद्मा। तो पद्मा जो है यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, लेकिन गंगा की जो शाखा वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है उसका नाम है हुगली और यह नदी पहुंच करके बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और इस सुंदरबन डेल्टा का अधिकांश भाग किस में है? तो बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। तो यहां पर एक रफ आपको आइडिया मिल गई कि हमको किन किन नदियों की चर्चा करनी है। हमको सभी नदियों की यहां पर चर्चा करनी है। वह भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा, यमुना, जितनी भी नदियां हैं सब नदियों की हम क्रम से चर्चा करेंगे। बस केवल अभी आपको यह परिचय हो गया कि गंगा का जो दो किनारा है, चूंकि गंगा इस दिशा में अगर चल रही है तो इसका दो तट होगा। एक तट इसका लेफ्ट होगा और इधर का तट क्या होगा? राइट होगा। तो दाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। इनका क्रम क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। साथ में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस स्थान पर ये नदियां मिलती हैं। तो हम आशा करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसको नोट डाउन भी किए होंगे, क्योंकि नोट डाउन यदि नहीं करेंगे तो यह आपका किसी काम का नहीं होने वाला। आप इसको नोट डाउन अवश्य करें क्रम से। तो अब हमको यहां पर एक बात और समझनी है, क्योंकि यहीं से प्रश्न और आता है और वो प्रश्न ये है कि पूछा जाता है गंगा नदी का प्रादेशिक विभाजन। क्या पूछा जाता है? गंगा का प्रादेशिक विभाजन। तो गंगा नदी का अगर हम प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो यहां पर गंगा को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में बांटा जाता है। एक गंगा है जिसको कहते हैं ऊपरी गंगा। क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा। एक है जिसको कहते हैं मध्य गंगा। एक है जिसको कहते हैं हम लोग निम्न गंगा। क्या कहते हैं? निम्न गंगा। जैसे हम लोग हिमालय को बांटे थे वैसे गंगा को भी बांटते हैं। अब ऊपरी गंगा के अंतर्गत जो यहां पर क्षेत्र शामिल किए गए हैं उनका नाम हम क्रम से देखते हैं। ऊपरी गंगा में एक जो पार्ट है वह रामगंगा और गोमती के मध्य का जो क्षेत्र है, रामगंगा और गोमती के मध्य का जो क्षेत्र है, ए वाला, इसका नाम है रुहेलखंड। क्या नाम रखा गया है? रुहेलखंड। तो यह स्पष्ट होना चाहिए, इसका नाम है रुहेल। फिर दूसरा जो पार्ट है जो गोमती और घाघरा के मध्य में है, इसका नाम यहां पर रखा जाता अवध। क्या रखा जाता? अवध। तो दो सेक्शन अर्थात रुहेलखंड और अवध, ये दोनों कहां पर हैं? ये दोनों ऊपरी गंगा के पार्ट। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रुहेलखंड किसके किसके मध्य पाया जाता है? तो रामगंगा और गोमती के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं रुहेलखंड और गोमती तथा घाघरा के मध्य का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं अवध। और ये दोनों क्षेत्र जो हैं या ऊपरी गंगा के पार्ट में शामिल हैं। इसी प्रकार जब मध्य गंगा की बात करते हैं तो मध्य गंगा में अब जो सेक्शन आता है यहां पर घाघरा और गंडक के मध्य का जो क्षेत्र है ये शामिल किया जाता है सबसे पहले। तो घाघरा और गंडक के मध्य का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं पूर्वांचल। क्या कहते हैं? ये है पूर्वांचल, अर्थात इसमें पूर्वी यूपी और बिहार का सेक्शन शामिल है। ये होता है पूर्वांचल, एक पार्ट हो गया। इसी का जो दूसरा पार्ट है यह गंडक और बूढ़ी गंडक के मध्य का क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं सारण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सारण। और फिर बूढ़ी गंडक और कोसी के मध्य का जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं मिथिला। क्या कहते हैं? मिथिला। तो हम लोग मिथिला नाम सुनते हैं, ये मिथिला यहीं पर है, बूढ़ी गंडक और कोसी के मध्य में है। साथ में ये जो सोन नदी वाला यहाँ पर सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, इस सेक्शन का हम कहते हैं, इसका नाम जो रखा जाता है इसे कहते हैं मगध। क्या कहते हैं? मगध। अर्थात गंगा का जो मध्य वाला सेक्शन है, जिसको हम मध्य गंगा का नाम देते हैं, मध्य गंगा में 4 प्रादेशिक क्षेत्र हैं। एक है पूर्वांचल, एक है सारण, एक है मिथिला और एक है मगध। ये सब मध्य गंगा के क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो आपको प्रश्न खूब बारीकी से समझना है कि सारण का क्षेत्र किस किस नदी के मध्य होता है, मिथिला का क्षेत्र किस किस नदी के मध्य को बोलते हैं, पूर्वांचल किसे बोलते हैं, अवध किसे बोलते हैं, रुहेलखंड किसे बोलते हैं और मगध किसे बोलते हैं। ये हमको स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहां से खूब पूछा जाता है। फिर निम्न गंगा का जो मैदान है, इसमें जो आता है, ये आता है एक प्रकार से आपका जो ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, अर्थात ये जो महानंदा वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये जो मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं? निम्न गंगा का क्षेत्र कहते हैं। तो निम्न गंगा का क्षेत्र कोसी और महानंदा के मध्य का है, इसी को हम लोग कहते हैं निम्न गंगा का क्षेत्र, अर्थात यही है पश्चिम बंगाल का मैदान। तो यह एक प्रकार से गंगा नदी का सामान्य अभी इंट्रोडक्शन था, और साथ में यहाँ पर इसके कौन कौन से प्रादेशिक क्षेत्र हैं उसकी चर्चा यहाँ पर सामान्य दृष्टिकोण से भी की गई है। अब यहाँ पर हम एक एक नदी को क्रम से समझते हैं कि जिससे हमको स्पष्टता हो जाए पूरी गंगा नदी के बारे में। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हुगली की हम चर्चा किए हैं, अगर हम हुगली की बात करें तो यहाँ पर हम कहाँ तक की चर्चा करेंगे ये स्पष्ट, देखो पूरी नदी मिट गई यहाँ पर। अब पूरी नदी तो फिर से हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहीं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब सभी नदियाँ तो हट गई। चलिए, यहाँ पर हम जो क्रम से बता रहे हैं, हुगली में जो क्रम से मिलने वाली नदियाँ हैं, इसकी सहायक, यहाँ पर भी प्रश्न खूब पूछा जाता है और क्रम से पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले अगर इनका क्रम देखें, जो ऊपर की तरफ है, इसका नाम है मयूराक्षी। क्या नाम है? इसका नाम आएगा मयूराक्षी। तो मयूराक्षी आपका तुलनात्मक तौर पर उत्तर में है। उसके पश्चात उसके दक्षिण में आते हैं तो मिलती है अजय। क्या है? अजय है। फिर आप नीचे आते हैं तो मिलती है दामोदर। क्या मिलती है? दामोदर। फिर और नीचे आती है तो मिलती है हल्दिया। क्या मिलती है? हल्दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब आप बात कर रहे हैं इस हुगली नदी का, तो हुगली नदी में भी जो क्रम से मिलने वाली नदियां हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? मयूराक्षी है, अजय है, दामोदर है और हल्दिया। यहां तक की चर्चा हम आज के क्लास में करेंगे। इसके पश्चात जब आप और नीचे चलते हैं तो वहां पर जो नदियां मिलती हैं उसमें है सुवर्णरेखा है, पैतनडी है, ब्राह्मणी है, महानदी। उन सब की चर्चा हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत करेंगे जब हमारी दक्षिण भारत की नदियों की चर्चा होगी। तो आइए अब हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जो हमारा उत्तराखंड में जहां से नदी का उद्गम होता है, जहां पर 5 प्रयाग हैं। पहले हम उसकी चर्चा को कंप्लीट करते हैं कि जिससे वहां पर हमको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो यहां पर अगर हम बात करें, जो पंच प्रयाग हमारे हैं ये कहां पर हैं, तो यहां पर तो आप सिंपल सिर्फ एक ही धारा देख रहे हैं और एक ही धारा नजर भी आती है, लेकिन वास्तविकता में अगर आप इसको बारीकी से देखें तो यहां पर एक धारा नहीं बल्कि 2 धाराओं का सम्मिलन होता है। किसका होता है? 2 धाराओं का यहां पर सम्मिलन होता है। यह पहले हमको ध्यान में रखना है। एक नदी जो है, यहां पर अब ध्यान रखिएगा, हम इसी की बात कर रहे हैं, यहां की हम चर्चा कर रहे हैं, यहां की जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को हम बताना चाह रहे हैं। यहां पर बेसिक तौर पर 2 नदियां हैं। एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है अलकनंदा, और इधर वाला जो पार्ट है इसका नाम है भागीरथी। स्पष्ट हो गया? तो 2 धारा है और 2 धारा मिलकर के ही जिस रूप को आगे बढ़ाती है उसका नाम होता है गंगा। ये आगे जब बढ़ेगी तो इसका नाम होगा गंगा। इतना बात तो क्लियर है। और जिस स्थान पर दोनों नदियां मिलती हैं इसका नाम है देवप्रयाग। ये बात ठीक हो गई। उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। यहां पर अगर हम सबसे पहले अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा भी 2 नदियों का सम्मिलन है। अलकनंदा क्या है? 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। ऐसे इसमें जो 2 नदियां हैं, इसमें भी जो इधर की धारा है इसका नाम है विष्णु प्रयाग, अरे विष्णु गंगा। क्या नाम है? ये है विष्णु गंगा, एक इसकी नदी ही है। और एक जो है इसका नाम है धौली गंगा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है धौली गंगा। जबकि एक और धौली गंगा है, वह किसकी सहायक है? तो वह काली नदी की सहायक है, जो घाघरा है। तो घाघरा की जो सहायक है उसका नाम पूर्वी है, क्योंकि घाघरा इसके पूरब में मिलेगी। जब घाघरा इसके पूरब में मिलेगी तो उसका नाम हो जाएगा पूर्वी धौली गंगा। यहां पर धौली है, ये तो पुनः लिख देते हैं धौली है।
धौलीगंगा, ठीक है ना। जबकि पूर्वी जो धौलीगंगा है ये किसकी सहायक है, ये स्पष्ट रखिएगा कि पूर्वी धौलीगंगा आपकी काली नदी की सहायक है, जो हम चर्चा अभी कुछ टाइम बाद करेंगे। तो यहां पर दो नदियों का शुरुआत होता है। प्रारंभिक दो नदियां होती हैं विष्णुगंगा और धौलीगंगा। ये दोनों नदियां मिलकर के जिस रूप का नाम लेती हैं वो होता है अलकनंदा। ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं, इस प्रयाग का नाम अगर आपसे पूछा जाए, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, सबसे पहला प्रयाग मिलता है विष्णु प्रयाग, जो है उत्तराखंड में। अब ये नदी निकलती कहां से है, अगर इसका प्रश्न पूछा जाए तो विष्णु गंगा जो निकलती है इसका नाम है बद्रीनाथ। क्या नाम है, ये है बद्रीनाथ से ये नदी निकलती है। और जो धौली गंगा है, यह जिस स्थान से निकलती है इसका नाम है ततोपथ हिमानी। क्या नाम है, इसका नाम है ततोपथ हिमानी। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा और धौली गंगा निकलती है सतोपथ से। ये दोनों नदियां विष्णु गंगा के पास मिलती हैं और मिलकर के अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती हैं। कुछ दूर आगे बढ़ती हैं कि इसकी एक सहायक नदी इधर से आती है, और इस सहायक नदी का नाम क्या है, यहां पर इसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। और ये नंदाकिनी नदी जहां पर इस अलकनंदा में मिलती है, इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा नंदप्रयाग। क्योंकि नंदाकिनी है तो जहां मिलेगी उसका नाम हो जाएगा नंदप्रयाग। अब फिर आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ती है तो एक नदी इधर से पुनः आती है, और इस नदी का पुनः नाम जो रखा जाता है इसको कहते हैं पिंडारी नदी। क्या कहते हैं, ये है पिंडारी नदी। और पिंडारी जो नदी है, यह जिस प्लेस से निकलती है इसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी। आपको ग्रेट हिमालय याद आ रहा होगा, हम लोग ग्रेट हिमालय की जब चर्चा कर रहे थे तो हमने यह डिस्कशन किया था कि इस प्रकार से जो ग्रेट हिमालय की संरचना है, इस ग्रेट हिमालय में कुछ आपको पर्वत चोटियां मिल रही। एक पर्वत चोटी की हम चर्चा किए थे जो थी जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम था कंचनजंगा। फिर हमने कहा आपको तीन चोटियां प्रमुख रूप से मिलती हैं उत्तराखंड में, और इसका जो नाम था हमने क्रम से कहा था आपसे, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। ये आपको नाम हमने स्पष्ट किया। एक नाम था केदारनाथ और एक का नाम था नंदा देवी, अरे केदारनाथ फिर बद्रीनाथ फिर है नंदा देवी। ये नाम हमने स्पष्ट किया था, ये नाम है। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो केदारनाथ है ये यहाँ का सोर्स, अर्थात जो मंदाकिनी वाला, अरे भागीरथी वाला पार्ट है, यह केदारनाथ से जुड़ा है। तो केदारनाथ, केदारनाथ के और थोड़ा आप पूरब में जाएंगे, पूरब ही जाना पड़ेगा, इधर पूरब ही है, तो आपको मिलता है बद्रीनाथ। फिर और पूरब बढ़ते हैं तो मिलता है नंदा देवी। एक क्रम भी है, आपको इसको भूलना नहीं है। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी ये पर्वत चोटियां हैं, और सतोपथ हिमानी क्या है, एक ग्लेशियर है। तो यहां पर हमने आपको स्पष्ट किया कि दो नदियां पहले थी, एक विष्णु गंगा थी, एक धौली गंगा थी, दोनों मिलती हैं जहां पर उसका नाम विष्णु प्रयाग है, और सम्मिलित धारा का नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा नाम से जब नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी नंदाकिनी है जो आकर के इसमें मिलती है, और मिलती जहां पर उस स्थान का नाम होता है नंदप्रयाग। कुछ दूर और आगे बढ़ती है तो एक और धारा आकर के मिलती है जिसका नाम पिंडारी नदी है, और ये जिस स्थान से आती है उसका नाम है नंदा देवी। और जिस प्लेस पर मिलती है इस प्लेस का भी नाम एक प्रयाग है, और जिसको हम कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं, इसका नाम है कर्णप्रयाग। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर अब इस तरफ से भी एक सहायक नदी आकर के मिलती है इसी अलकनंदा, और इस तरफ से जो एक सहायक नदी आकर के मिलती है इसका नाम होता है मंदाकिनी। क्या नाम इसका रखा जाता है, इसका नाम है मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी अब जिस स्थान पर आकर के मिलेगी इसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। क्या नाम होता है, रुद्रप्रयाग। इतनी बातें तो हमको स्पष्ट हो गई होंगी। यहां पर आप देख रहे हैं पांचों प्रयाग मिल गए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ये पांच प्रयाग हैं जिसकी चर्चा हमको स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात होती है भागीरथी की। तो भागीरथी जिस स्थान से निकलती है इस स्थान का नाम क्या है, यहां से भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। इस हिमनद का नाम है गंगोत्री हिमानी। क्या नाम है, गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री ग्लेशियर का नाम आप जानते हैं, ये उत्तराखंड में है, यहां से निकलती है, अर्थात ये प्लेस है केदारनाथ। क्या है, केदारनाथ। तो केदारनाथ के पास ही आपको मिलता है गंगोत्री हिमानी, यहीं से यह नदी निकलती है। अब इसी नदी की सहायक कुछ नदी है जिसके बारे में हमको स्पष्ट होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए, अगर हम बात करें कि एक नदी इधर से आकर के मिलती है,
और इस नदी का नाम क्या है, यहां पर भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कभी काल। और इसी पर एक बांध है जिस बांध का नाम रखा जाता है क्या, टिहरी। इसका नाम है भील गंगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है भील गंगा। तो भील गंगा इधर आकर के मिलती है और यह जिस प्लेस पर मिलती है इसी प्लेस पर एक डैम है जिस डैम का नाम है टिहरी डैम। तो टिहरी डैम आपसे अगर पूछा जाए तो किस नदियों के संगम पर स्थित है, तो वहां पर दो नदियां हैं, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है भील गंगा। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो यहां पर एक डैम बनता है जिसका नाम है टिहरी डैम। तो ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि यही जो कहानी है पंचप्रयाग की यहां पर स्पष्ट हो जाती है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के क्रम में अब जो एक सबसे प्रमुख नदी आगे मिलती है उसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा। तो आइए अब समझते हैं हम थोड़ा रामगंगा के बारे में कि रामगंगा क्या है और रामगंगा के बारे में क्या क्या बातें हमको जाननी चाहिए। इन सबको हम हटाते हैं और अगला जो महत्वपूर्ण है वो है रामगंगा, जो गंगा की सहायक नदी है, सबसे पहली है। और किधर से मिलेगी, तो गंगा नदी अगर इस तट पर आगे बढ़ती है, इधर का जो तट होगा ये होगा लेफ्ट और इधर का जो होगा ये होगा राइट। तो ये गंगा हो गई और इसी गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। ये है रामगंगा। तो रामगंगा नदी, इस गंगा नदी में जिस प्लेस पर मिलती है उस प्लेस का नाम क्या है, तो यहां पर हमने आपसे कहा था ये है कन्नौज। तो कन्नौज के समीप यह गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यह अगर आपसे पूछा जाए किस प्लेस से निकलती है तो उस प्लेस का भी नाम महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर एक दूधा टोली, क्या है, दूधा टोली। दूधा टोली के पास से ही यह निकलती है जो उत्तराखंड का नैनीताल वाला सेक्शन है। तो दूधा टोली है, क्या है, दूधा टोली। और ये कहां पर है, उत्तराखंड में है, अर्थात उत्तराखंड के नैनीताल में है। कहां पर है, नैनीताल में है। उत्तराखंड के नैनीताल से यह नदी निकलती है और उस स्थान का नाम है दूधा टोली। निकलने के पश्चात यह कहां पर जाकर के गंगा में मिलती है, तो कन्नौज के पास अर्थात उत्तर प्रदेश में यह गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इसी नदी पर एक अर्थात इसी नदी की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम आपसे पूछा जाता है और उसी पर एक डैम है जिस डैम का नाम है जमरानी डैम। क्या नाम है, जमरानी डैम। तो रामगंगा की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है गोला नदी। क्या नाम है, गोला नदी। और इसी गोला नदी पर एक सहायक नदी है जिसका नाम है जमरानी डैम। क्या नाम है, जमरानी डैम। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जमरानी डैम किस नदी पर बना है, तो रामगंगा या रामगंगा की सहायक गोला नदी पर बना है। और यह कहां पर स्थित है यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सम्मिलित परियोजना के अंतर्गत शामिल है। इस पर है तो रामगंगा की सहायक है गोला नदी, उसी पर स्थित है जमरानी डैम। तो यह तो कहानी हो गई रामगंगा की। अब अगर अगली कहानी हम देखें तो अगली जो हमको अब प्रमुख नई नदी मिलती है, पहले हम यहां पर जो डिस्कशन करेंगे ये लेफ्ट की नदियों का डिस्कशन करेंगे, उसके पश्चात राइट की नदियों का हम डिस्कशन करेंगे। तो लेफ्ट की नदी में अब दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी आती है जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है, गोमती। ये जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी जहां से निकलती है इसका नाम है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और यहां पर है पीलीभीत। क्या है, पीलीभीत। पीलीभीत में एक है झील जिसका नाम है, यहां पर एक प्रकार से देखो झील एक अलग विषय होता है और जिस स्थान से निकलती है उस स्थान का एक अलग विषय होता है कि हमको दोनों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि वहां पर झील कौन सी है और वहां पर एक प्रकार से स्थान कौन सा है। तो यहां पर तो एक प्रकार से देखा जाए तो है तो पीलीभीत, लेकिन पीलीभीत के जिस स्थान से निकलता है उसका नाम है फुल्लर झील। क्या नाम है, फुल्लर झील। और फुल्लर झील भी बहुत बड़ी होती है। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये है फुल्लर झील है, लेकिन फुल्लर झील जैसे हमने कहा मानसरोवर, तो मानसरोवर काफी बड़ा है। तो मानसरोवर के अलग अलग प्लेस है, जैसे सिंधी खबाब से सिंधु नदी, राकसताल से सतलज नदी, और ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलती है, तो वहां पर हमने आपसे कहा था आंगसी ग्लेशियर या चमायुंगदंग हिमानी। उसी प्रकार यहां पर स्थान है पीलीभीत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का, लेकिन यहां पर जो झील है इस झील का नाम है फुल्लर झील।
लेकिन जिस स्थान से निकलती है उस स्थान का नाम आपसे पूछा जाए तो कहिएगा गोमत ताल है। क्या नाम है? गोमत ताल। ये गोमत ताल से निकलती है। गोमत, यहां पर ताल होगा तो गोमत ताल से यह निकलती है नदी, गोमत ताल। और यह कहां पर जाकर के गंगा नदी में मिलती है? तो यह गाजीपुर के समीप गंगा नदी में मिलती है। कहां मिलती है? गाजीपुर के समीप गंगा नदी में अपने जल का विसर्जन करती है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, इसी नदी पर दो नगर आपको देखने को मिलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण। एक नगर है जिसका नाम है, आपको देखने को मिलता है, एक है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और एक है जौनपुर। तो लखनऊ और जौनपुर तो जो यहां पर नगर हैं, यह दोनों नगर इसी गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। अब यहां पर गोमती नदी की कुछ सहायक नदी है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो क्या यहां पर एक ही सहायक नदी है जो काफी महत्वपूर्ण है और उसका नाम है सई। क्या नाम है? सई। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अगर गोमती नदी ऐसे आती है तो इसी गोमती नदी की ऐसे आने वाली एक सहायक नदी है जिसका नाम है सई। क्या नाम है? सई। ये है गोमती और गोमती की सहायक है सई। ये सई नदी जहां से निकलती है इसका नाम है हरदोई। क्या नाम है? ये निकलती है हरदोई से। ध्यान रखिएगा, कहां से निकलती है? हरदोई से निकलती है। इसी नदी पर आप देखेंगे दो नगर मिलता है। एक नगर है जिसका नाम है रायबरेली। क्या नाम है? रायबरेली। और एक नगर है जिसका नाम है प्रतापगढ़। क्या नाम है? प्रतापगढ़। तो दो नगर आपको इसी सई नदी पे मिलता है। एक का नाम है कह सकते हैं रायबरेली और एक का नाम है प्रतापगढ़। अब यहां पर इसी रायबरेली से एक और नदी निकलती है जो इस सई की सहायक है, यहां से निकलती है और इसी का नाम क्या है? यहीं से निकलती है और फिर इसी में आके मिल जाती है। इसका नाम है बकुलाही। क्या नाम है? बकुलाही। यह आपको इसलिए हम ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक प्रकार से गोमती नदी जो है ये निकलती है पीलीभीत, अर्थात ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी से क्षेत्र से होता है? तो उसका नाम है गोमती। जिस स्थान से निकलती है वो है पीलीभीत का फुल्लर झील, स्थान है गोमत ताल। यह गाजीपुर के समीप गंगा में जाकर के मिल जाती है और इसी के तट पर दो नगर हैं, लखनऊ है और जौनपुर है। यहाँ पे एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है सई। सई निकलती है हरदोई से, जिस पर दो नगर है, एक का नाम रायबरेली, एक का नाम प्रतापगढ़। और पुनः इस सई की भी एक सहायक है जिसका नाम बकुलाही है और बकुलाही निकलती है इस रायबरेली से। कहां से निकलती है? रायबरेली से। तो यहां तक की जो कहानी थी, यह कहानी स्पष्ट होती है किसके बारे में? गोमती नदी के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं जो अगली नदी है, उस नदी का नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। ऐसे गंगा नदी चल रही है और गंगा नदी की ऐसे सहायक नदी है जिस नदी का नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। घाघरा नदी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्गम प्लेस क्या है, इसका उद्गम प्लेस है एक प्रकार से गुरला मानधाता। ध्यान रखिएगा, जो मानसरोवर झील है, क्या है? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के समीप ही एक अन्य स्थान मिलता है जिसका नाम है गुरला मानधाता। तो गुरला मानधाता से इस नदी का उद्गम होता। किसका? घाघरा का। मेन ये तो कंफर्म हो गया। घाघरा के ही जो और नाम यहां पर दिए गए हैं, इसका नाम है सरयू और इसी का नाम है शारदा। क्या नाम है? सरयू, शारदा और घाघरा। ये घाघरा नदी कहां से निकलती है, इस पर भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो वैसे घाघरा नदी देखा जाए तो दो नदियों का संगम है। क्या है? दो नदियों की सम्मिलित धारा है। जिस प्रकार से हमने अलकनंदा के बारे में देखा था और जिस प्रकार से हमने अन्य नदियों के बारे में देखा, जैसे चेनाब था, वहां पर भी दो धाराओं के सम्मिलित था। तो यहां पर अगर घाघरा के बारे में बात किया जाए तो दो नदियों का यहां पर मिलन है। एक नदी है जिसका नाम है काली और एक का नाम है करनाली। ये दो नदियों का सम्मिलित धारा है। एक का नाम है काली और एक का नाम है करनाली। ये है करनाली और ये है काली। तो काली और करनाली दोनों नदियां मिल करके जिस धारा का रूप लेती हैं उसी धारा का नाम होता है सरयू या शारदा, और यही आगे चल करके घाघरा के नाम से जानी जाती है। अब यही जो काली नदी है, इसी काली नदी की एक सहायक नदी मिलती है जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और इसी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। लेकिन धौली गंगा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे पूर्वी धौली गंगा, क्योंकि धौली गंगा जो थी
वह हमने स्पष्ट किया था कि अलकनंदा का है, लेकिन यहां पर जो काली की सहायक है इसका नाम है पूर्वी धावली गंगा, या इसी को अगर एक नाम दिया जाए तो इसी को कहते हैं धावली। अगर केवल धावली शब्द आया, ध्यान रखिएगा, वह काली नदी या घाघरा नदी की सहायक है। जबकि अगर केवल धावली गंगा लिखा गया तो वह स्पष्ट रखिएगा वह अलकनंदा की सहायक है, या मेन हम कहें अलकनंदा भागीरथी की है। तो यहां पर अगर पूर्वी धौली गंगा लिखा जाए या धौली गंगा लिखा जाए, धौली गंगा तो अगर लिखा गया तो स्पष्ट रखिएगा वह अलकनंदा हो गया, लेकिन अगर पूर्वी धौली गंगा लिखा गया तो वो काली हो जाएगा, और इसी को हम धौली नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर जो सरयू नदी है यह काली और कर्नाली नदी के मिलने के पश्चात उसका नाम रखा जाता है सरयू या शारदा या घाघरा। यह नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ करके यह गंगा नदी में जिस प्लेस पर जाकर के मिलती है, इस प्लेस का नाम है छपरा। छपरा के पास या गंगा नदी में जाकर के अपने जल का विसर्जन कर देती। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए कि सरयू या शारदा नदी के किस तट पर अयोध्या नगर स्थित है, तो अयोध्या इसके आप स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि इसके दो तट हैं, एक दायां तट है और एक बायां तट है। इधर का जो तट होगा एक कैसा होगा, ए लेफ्ट होगा, इधर का तट कैसा होगा, राइट होगा। तो यह सरयू के किस तट पर अयोध्या स्थित है, अयोध्या इसके दाएं तट पर स्थित। और यह नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी नदी की एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है राप्ती। क्या नाम है, राप्ती। राप्ती जो है इसी घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी का नाम है राप्ती, और राप्ती के भी दो तट हो जाएंगे, ध्यान ही है। राप्ती का एक तट होगा लेफ्ट और एक तट होगा राइट। तो राप्ती के लेफ्ट तट पर अर्थात इस वाले तट पर मिलता है गोरखपुर। क्या मिलता है, गोरखपुर। तो गोरखपुर जो है यह राप्ती नदी के तट पर है और वो भी राप्ती के बाएं तट पर है, जबकि अयोध्या जो है यह सरयू के तट पर है और वो भी सरयू के किस तट पर है, तो दाहिने तट पर है। इतनी बातें यदि हमको स्पष्ट हो गई तो यहां पर कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली नदी जो हमको देखने को मिलेगी इसका नाम है गंडक। क्या नाम है, गंडक। यहां पर इसी पे हम बनाते हैं, दूसरा इमेज नहीं लेंगे क्योंकि एक ही पे हमको सबको देखना। हम एक एक नदी देख रहे हैं, हम आशा करते हैं आप एक एक नदी को स्पष्ट तरीके से लिखने का भी प्रयास करेंगे। कम से कम समय में हम अधिक से अधिक देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा यहां पर मैनेज करना होगा। तो अगर हम बात करें अगली नदी का, तो अगली नदी जो है हमारी उसका नाम है गंडक। तो गंडक जो है यह सहायक है किसकी, ये है गंगा की सहायक है। अब अगर गंडक को हम देखें, ये गंडक नदी, यह तो स्पष्ट होगा कि गंडक नदी जिस प्लेस पर आकर के गंगा में मिलती है उस प्लेस का क्या नाम है। उस प्लेस का हमने नाम देखा था यहां पर हाजीपुर था। क्या नाम था, हाजीपुर। हाजीपुर के समीप या गंगा नदी में आकर के अपने जल का विसर्जन करती है। यह जो नदी है दो नदियों का सम्मिलित धारा है, एक का नाम है काली गंडक और एक का नाम है त्रिशूली गंडक। इसका तात्पर्य ये जो गंडक नदी है यह गंडक नदी भी दो नदियों का सम्मिलित धारा है। ज्यादातर ऐसे होता है, एक का नाम है काली गंडक और एक का नाम है त्रिशूली गंडक। ये है त्रिशूली गंडक और एक है काली गंडक। तो त्रिशूली गंडक और काली गंडक ये दोनों नदियां मिल करके जिस नदी का रूप धारण करती हैं उसी का नाम होता है गंडक। क्या नाम होता है, गंडक। अगर आपसे मान लेते हैं पूछा जाए इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है, माउंट एवरेस्ट की चोटी के समीप से ही होता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के पास में ही सभी नदियां निकलती हैं। आप जब क्रम से नेपाल में चलते हैं तो यहां पर मिलता है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट। यह माउंट एवरेस्ट के लगभग समीप से ही निकलती है। तो यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है इसी माउंट एवरेस्ट के समीप से यह नदी का उद्गम होता है। समीप से होता है अर्थात माउंट एवरेस्ट से ही नहीं होता है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक सहायक नहीं बल्कि दो नदियों की सम्मिलित धारा है। एक का नाम है काली गंडक, एक का नाम है त्रिशूली गंडक, जिसका इस सम्मिलित धारा यहां पर कही जाती है। और हाजीपुर के पास यह क्या करती है, गंगा नदी में जाकर के अपने जल का विसर्जन करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसके बारे में और जानकारी है, और ये है कि इसी गंडक नदी को नेपाल में जो नाम दिया जाता है वह नाम है शालिग्राम। क्या नाम है, शालिग्राम। तो शालिग्राम की मूर्ति हम लोगों को पिंडी मिलती है ना, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं,
तो शालिग्राम इसी नदी से ज़्यादातर मिलता है, और शालिग्राम आपका कहाँ पर है, तो यह इसी कह सकते हैं गंडक का नाम है, कहाँ पर, नेपाल में। और साथ में एक दूसरा भी नाम है जिसको कहते हैं नारायणी। क्या कहते हैं? नारायणी। लेकिन इतना आपको स्पष्ट रखना है कि एक नारायणी और मिलेगी, और वो जो दूसरी नारायणी है उसका नाम है रूप नारायणी। क्या नाम है? रूप नारायणी। और जो रूप नारायणी है ये दामोदर के संबंध में, इसके संबंध में है दामोदर। जब हम लोग दामोदर अभी आगे देखेंगे तो स्पष्ट करेंगे कि रूप नारायणी किसका नाम है, रखा जाता है दामोदर का, जबकि नारायणी किसका नाम है, तो त्रिशूली गंडक का। जैसे हम लोग झेलम का नाम रखे थे नीलम नदी, कहाँ पर, पाकिस्तान में, उसी प्रकार यहाँ पर भी नाम है। इस नाम को भी कभी काल प्रश्न में पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब अगर अगली नदी की हम बात करें तो अगली नदी भी छोटी सी है और जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक। यह जब नदी ऐसे गंगा आगे बढ़ती है तो अगली नदी जो आती है इसका नाम है बूढ़ी गंडक। ये जो बूढ़ी गंडक है ये जिस स्थान से निकलती है यहां पर भी प्रश्न पूछा जाता है। एक बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी है। क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। सोमेश्वर, सोमेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये बिहार की ही सोमेश्वर पहाड़ी है। और यहां पर ये जिस प्लेस पर आकर के गंगा नदी में मिलता है उस स्थान का नाम है मुंगेर। क्या नाम है? ये मुंगेर के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है बूढ़ी गंडक के बारे में, क्योंकि बूढ़ी गंडक देखो हमको गंगा नदी के मुख्य रूप से पढ़ना है। हाँ, अगर बिहार स्पेशल होता तो बूढ़ी गंडक के बारे में हम लोग और जानकारी स्पष्ट करते, जैसे घाघरा के बारे में या गोमती के बारे में किए थे। लेकिन यहां पर चाहे गंडक हो चाहे बूढ़ी गंडक हो, ये सब बिहार की प्रमुख नदियों के रूप में आती हैं, इसलिए बिहार स्पेशल में इसकी चर्चा थोड़ी ज्यादा की जाती है। तो यहां पर हम बात करें तो ये नदी भी यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। और अगली जो नदी है, अगली नदी आपको मिलती है कोसी। क्या मिलती है? कोसी। तो अब कोसी के बारे में हम देखते हैं, लेकिन इससे पूर्व इन सबको हमें हटाना पड़ेगा। तो कोसी नदी को ही एक अलग नाम देते हैं जिसको कहते हैं हम लोग सप्तकोसी। क्या नाम देते हैं? सप्तकोसी। क्या है? कोसी। कोसी को ही एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या? सप्तकोसी। कोसी का ही अल्टरनेट नाम क्या है? सप्तकोसी है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। और कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नदी अपने मार्ग को काफी ज्यादा बदलती है। अपने मार्ग को बदलने के लिए यह कुख्यात है, इसीलिए इसको बिहार का हम शोक कहते हैं। हाँ, बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेपाल से पानी लाती है। तो नेपाल के पानी को पूरा गंगा नदी में आने से रोकने के लिए एक यहां पर हनुमान नगर बैराज बनाया गया है। इसी कोसी नदी पर एक बैराज है, इस बैराज का नाम है हनुमान नगर बैराज। और इसी बैराज के माध्यम से इस कोसी नदी का जो जल है यह मेची नदी के माध्यम से, किस नदी के माध्यम से? मेची नदी के माध्यम से यह पहुंचा दिया जाता है किसमें? महानंदा में। कहां पहुंचा दिया जाता है? महानंदा में। अर्थात मेची जो है यह महानंदा की सहायक है। तो मेची अर्थात हनुमान नगर बैराज, हनुमान नगर एक बैराज बनाया जाता है कोसी नदी पर, और जो एक्स्ट्रा जल होता है उस एक्स्ट्रा जल को मेची नदी के माध्यम से महानंदा नदी में भेज दिया जाता है कोसी नदी का। तो कोसी नदी का जो प्रारंभिक नाम है यह आपको ध्यान रखना है, इसका प्रारंभिक नाम है, मतलब कितने नदियों का सम्मिलित है? यहां पर 7 नदियों की सम्मिलित धारा है जिसको हम लोग कहते हैं सप्तकोसी। यह जहां पर अपने गंगा नदी में मिलता है इस स्थान का नाम है भागलपुर। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसका नाम है भागल। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह कोसी नदी कहां से निकलती है तो आपको इसका भी आंसर देना है, और यह है गोसाई थान। माउंट एवरेस्ट का उत्तरी ढाल पर एक स्थान है जिसका नाम है, क्योंकि यहां पर माउंट एवरेस्ट मिलेगा, माउंट एवरेस्ट का उत्तरी ढाल है और वहीं पर मिलता है गोसाई थान। क्या मिलता है? गोसाई थान। तो गोसाई थान से यह नदी निकलती है, इसका नाम है कोसी या सप्तकोसी। और इसी नदी का एक कह सकते हैं जल हनुमान नगर बैराज के माध्यम से मेची नदी के द्वारा कहां भेज दिया जाता है? महानंदा में भेज दिया जाता है, जिससे बिहार में जो बाढ़ की समस्या है इससे थोड़ी सी राहत मिलती है। और यह कहां पर जाकर के गंगा नदी में अपने जल का विसर्जन करती है? तो उस स्थान का नाम है भागलपुर। क्या नाम है? भागलपुर। अब हम आगे इसी में एक बात और समझ लेते हैं कि इसी की जो सहायक नदी है भागमती, वह
कोसी की सहायक तो है और उसी पर एक मंदिर है नेपाल का, जिसको हम कहते हैं पशुपतिनाथ का मंदिर। क्या कहते हैं? पशुपतिनाथ का जो मंदिर है इसी कोसी की सहायक नदी है, जिसका नाम है बागमती। बागमती जो है यह कोसी की सहायक है और इसी नदी पर जो स्थित है वो है नेपाल का पशुपतिनाथ का मंदिर। क्या है? पशुपतिनाथ का मंदिर इसी बागमती नदी पर स्थित है। जो बागमती नदी किसकी सहायक है? तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, कोसी की यह सहायक है। तो इतना प्रश्न यहां पर हो गया। अब अगला हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है वो है अगली नदी महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। क्योंकि महानंदा से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम क्रम से सभी नदियों के बारे में जितना भी जानकारी है थोड़ी बहुत उसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जिससे आपको कोई असुविधा ना हो प्रश्न को बनाने में। तो यहां पर एक गंगा नदी आती है और इसी में इधर से आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। महानंदा का उद्गम जहां से होता है यह स्थान है वेस्ट बंगाल का और यहां पर है दार्जिलिंग की पहाड़ी। क्या है? दार्जिलिंग की पहाड़ी। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है जो नदी, उस नदी का नाम है महानंदा। अब महानंदा की भी एक सहायक नदी है। अच्छा, एक कहां पर आकर के गंगा में मिलती है? इस स्थान का नाम है मालदा। क्या नाम है? मालदा। मालदा के पास आकर के गंगा नदी में यह अपने जल का विसर्जन करती है और इसी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मेची। तो मेची महानंदा की सहायक है। और अगर पूछा जाए कि ये कहां से निकलती है, तो जो नेपाल में महाभारत की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? महाभारत की पहाड़ी, जिसके बारे में हम लोग हिमालय की चर्चा करते हुए डिस्कस किए थे लघु हिमालय में, जिसमें था पीर पंजाल धौलाधर नागटीबा महाभारत। तो यह महाभारत वही है जो लघु हिमालय का पार्ट है और इसी महाभारत से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है मेची नदी। और यह मेची नदी जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो किशनगंज के समीप महानंदा में मिल जाती है। कहां मिलती है यह महानंदा में? तो किशनगंज के समीप मिलती है जो बिहार का ही पार्ट है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। तो कहां मिलती है? किशनगंज। और ये कहां पर है? ये है बिहार में। तो किशनगंज के समीप यह मिल जाती है महानंदा में और यह वही नदी है जिसके माध्यम से कोसी नदी का जल इस महानंदा में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे बिहार की जो बाढ़ है उससे थोड़ा बहुत राहत लोगों को मिलती है। तो यहां तक की जो चर्चाएं थी, यह चर्चा आप कह सकते हैं गंगा नदी का जो तट है बायां वाला, इसके विषय में हम लोग डिस्कस। अब जो चर्चा हम लोग करेंगे यह इसके दाएं तट की चर्चा करेंगे और दाएं तट में हमको यमुना नदी देखना है, साथ में हमको यहां पर तमसा देखना है, सोन देखना है और दामोदर, ये नदियों का हमको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले अब हम डिस्कशन करते हैं यमुना नदी के बारे में, क्योंकि यमुना नदी से प्रश्न पूछा जाता है। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, यमुना नदी कहां पर आकर के गंगा में मिलती है, तो इन सब तथ्यों की चर्चा यहां पर हम लोग करते हैं। अगर हम यमुना नदी के बारे में बात करें तो यमुना नदी जिस स्थान से निकलती है यमुना, तो यमुना का उद्गम प्लेस जो है इसका नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये है बंदरपूंछ। स्थान का नाम क्या है? बंदरपूंछ। तो स्थान है बंदरपूंछ, ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये कहां पर है? ये सब है उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। यहां से ये नदी निकलती है और इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हमको जानना है। और ये जहां पर आकर के अपने जल का विसर्जन करती है इसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। इसकी जो सहायक नदियां हैं इसके बारे में हमको पहले से कुछ स्पष्टता है, लेकिन कुछ स्पष्टता यहां पर और हम कर लेते हैं जिससे हमको कोई असुविधा ना हो। अगर हम क्रम से देखें तो इसकी सहायक नदियां जो क्रम से मिलती हैं, यहां पर सबसे पहले मिलती है टॉन्स। क्या मिलती है? टॉन्स है। फिर मिलती है एक है हिंडन। क्या है? हिंडन मिलती है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको एक आध नदी मिलती है जो है वरुणा। क्या नाम है? वरुणा। अगर इस तट की हम बात करें तो इस तट पर भी एक नदी मिलती है जिसका नाम है गिर नदी। क्या नाम है? गिर नदी। और ये नदियां जो है उत्तराखंड के सेक्शन में ही हैं। लेकिन इधर से आगे बढ़ते हैं तो एक नदी मिलती है जिसका नाम है चंबल, जैसा हम लोग डिस्कस किए थे पहले ही। फिर यहाँ पर आप आते हैं तो हमने कहा था कि काली सिंध और सिंध की चर्चा किए थे, तो सिंध नदी यहाँ पर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेतवा मिलती है। कौन मिलती है? बेतवा है। और फिर केन है। तो आप देख सकते हैं टॉन्स, हिंडन, वरुणा इसके किधर की हैं? तो ये लेफ्ट की हैं। जबकि राइट की कौन है? तो गिर है, चंबल है, सिंध है और बेतवा और केन, ये सब नदियां इसकी सहायक है। यह जो नदी है इस पर एक परियोजना है।
इसको कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, रेणुका जी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या रेणुका जी हाल में ज्यादातर चर्चा में था। तो रेणुका जी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यह 6 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। कितने राज्यों की है? 6 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इस 6 राज्यों में जो सम्मिलित राज्य हैं, अगर इनके नाम की हम चर्चा करें तो यहां पर इसमें उत्तर प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा क्योंकि उत्तराखंड पास में है, साथ में हिमाचल प्रदेश रहेगा ही रहेगा, दिल्ली भी रहेगा क्योंकि दिल्ली में पानी का अभाव है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हरियाणा का भी कुछ पार्ट आता है, और यहां पर आएगा राजस्थान का क्योंकि राजस्थान में भी जल का अभाव है। तो इस प्रकार से यहां पर 6 राज्य हैं जो इस जल का प्रयोग करते हैं। किसका? रेणुका जी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। लेकिन इसके तहत 3 परियोजनाओं को बनाया जा रहा है। कितनी परियोजनाएं इसमें शामिल है? 3 हैं। अगर हम तीनों के नाम स्पष्ट करें तो एक तो आपको मिलता है जिसका नाम है रेणुका जी। रेणुका जी है ही है, तो रेणुका जी एक डैम है। दूसरा जो मिलता है इसका नाम है लखवार है। क्या नाम है? लखवार है। और जो तीसरा मिलता है इसका नाम है किसाऊ। क्या नाम है? किसाऊ डैम। तो 3 डैम है, एक का नाम है रेणुका जी, एक का नाम लखवार, एक का नाम किसाऊ। अगर आप लखवार की बात करें तो लखवार जो है ये सीधा सीधा किस पे है? इसी यमुना नदी पर, मुख्य नदी पर। यमुना जो मुख्य नदी है इसी पर आपको मिलता है कौन सा? लखवार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेणुका जी किस पे है, तो रेणुका जी जो गिरि नदी है इस पर है। तो रेणुका जी किस पर है? ये है गिरि पर है। और जो टॉस है, टॉस पर कौन है? किसायु है। तो टॉस पर है किसायु, गिरि पर है रेणुका जी, और लखवार जो है यह यमुना नदी पर ही स्थित है। तो ये आपको स्पष्टता पूर्वक ध्यान रखना है कि यहां पर कौन से डैम हैं और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, यमुना नदी निकलती कहां से है। लेकिन इसमें कुछ तथ्य की चर्चा और हमें करनी है जो आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। समझना यह है कि चंबल नदी के बारे में हम लोग डिस्कस किए, तो चंबल नदी का यहां पर थोड़ी सी चर्चा और हम कर लेते हैं, क्योंकि चंबल नदी वहां पर कंप्लीट तो था लेकिन फिर भी कुछ बातें वहां पर शेष हैं और उसकी चर्चा यहां पर हम आज कर देते हैं। तो है तो यमुना की चर्चा, लेकिन यमुना से संबंध रखती है कौन सी? चंबल। तो अगर हम चंबल के बारे में बात करें तो जैसा हमने स्पष्ट किया था कि चंबल की जो उत्पत्ति होती है विंध्याचल श्रेणी का, वहां पर स्थान है महू कैंट। महू कैंट से इसका उद्गम होता है और यह कहां जाकर के मिलती है? यमुना नदी में जाकर के मिलती है। लेकिन ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी की कई सहायक नदियां हैं। चंबल की कई सहायक नदियां हैं जिसके बारे में हमको स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक नदी के बारे में जान ही रहे हैं। एक इधर से आ रही थी जिसका नाम था बनास। क्या नाम था? बनास, जो निकली थी कहां से? माउंट आबू पहाड़ी से। और एक इधर से आई थी जिसका नाम था काली सिंध। ये जो काली सिंध थी इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। ये कहां से निकली थी? इसका नाम था, आपसे वहां पर हमने डिस्कस किया था, इसका नाम था बागली देवास। क्या नाम था? बागली देवास से निकलती है और चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। लेकिन इसी की अन्य अगर सहायक नदी की बात करें तो यहां पर मिलती है सिप्ता। क्या मिलती है? सिप्ता। सिप्ता को ही कहते हैं क्षिप्रा नदी। क्या कहते हैं? क्षिप्रा नदी। जो उज्जैन में आप देखते हैं कि यहां पर भी एक कुंभ मेला लगता है, महाकालेश्वर का मंदिर है क्षिप्रा, या वही क्षिप्रा नदी है या सिप्ता नदी है। यहां पर एक आपको नदी बनास हो गई, एक हो गई काली सिंध, एक हो गई सिप्ता, जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है। यहां पर अब यह ध्यान रखना है, इस पर कुछ डैम हैं जो काफी ज्यादा चर्चित होते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से डैम हैं ये हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर नीचे से हम बात करें तो यहां पर जो मिलता है इसका नाम है गंगा सागर। क्या मिलता है? गंगा सागर, जो मध्य प्रदेश में, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके पश्चात जब आप थोड़ा सा और उत्तर की तरफ चलते हैं तो दूसरा डैम मिलता है, इसका नाम है राणा प्रताप। राणा प्रताप सागर है। राणा प्रताप जो सागर बांध है यह भी इसी पर है, और इसी को हम रावत भाटा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रावत भाटा के नाम से। हम लोग इससे पूर्व का जो एपिसोड था जिसमें हम सिंधु नदी की चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर हम इससे मिलता जुलता एक शब्द आपको बताए थे और उसका नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था? महाराणा प्रताप। ये जो महाराणा प्रताप था जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे, महाराणा प्रताप जो सागर है यही नाम था पौंग डैम का, या पौंग झील था। या वही पौंग झील है जो किस पर है? ब्यास नदी पर है। किस पर है? ब्यास नदी पर है, अर्थात सतलज की सहायक थी ब्यास, उसी पर था पौंग डैम, पौंग झील
और उसी का नाम था महाराणा प्रताप सागर। जबकि राणा प्रताप जो सागर है, महाराणा नहीं बल्कि राणा प्रताप जो सागर है, यह किस पर है? चंबल नदी पर है। कहां पर है? राजस्थान में है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो इसका प्रमुख डैम मिलता है, इसका नाम यहां पर है जवाहर सागर। क्या नाम है? इसका नाम है जवाहर सागर। और फिर थोड़ा सा और उत्तर की तरफ चलते हैं तो अगला जो मिलता है इसका नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात हो गया, जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, गंगा सागर हो गया, ये सब चंबल नदी पर ही स्थित हैं। चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में भी आप लोग समझ चुके हैं, जैसा हमने आपसे स्पष्ट किया। अब इसी यमुना की जो एक सहायक नदी आगे मिलती है, उसका नाम था सिंध। और सिंध के बारे में हम लोग देखते थे कि यह कहां से निकलती थी, उसके बारे में हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं पहले ही कि दो नदी थी, एक का नाम बागली देवास था और एक नदी जो थी अर्थात विदिशा से निकलती है, उसका नाम है सिंध। तो यहां पर आगे जो अब नदी मिलेगी इसका नाम है बेतवा और मिलती है केन। ये दोनों किसकी हैं? यमुना की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यमुना की। एक है बेतवा और एक का नाम है केन। तो बेतवा केन के बारे में भी थोड़ा सा यहां पर स्पष्टता हो जाए कि जिससे हर नदी के बारे में हमको एटलीस्ट इतनी जानकारी तो हो जाए जहां से प्रश्न बनता है। इसी यमुना की एक है जिसका नाम है बेतवा और एक का नाम है केन। तो अगर हम बेतवा के बारे में स्पष्ट करें तो हमने इसके बारे में बताया था कि यह जिस क्षेत्र से निकलती है उसका नाम है बुंदेलखंड। क्या नाम है? बुंदेलखंड। तो ऐसा आपको हमने पहले ही बताया था कि देखिए, हम लोग कहते केंद्रीय उच्च भूमि, तो केंद्रीय उच्च भूमि में कुछ स्थान था जिसमें अरावली था, मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड। साथ में नीचे आपको मिलता था जिसका नाम था विंध्याचल। तो बुंदेलखंड के जिस स्थान से यह नदी निकलती थी उसका नाम था रायसेन जिला। क्या नाम था? रायसेन। और ये कहां पर था? मध्य प्रदेश। यहां से नदी निकलती है बेतवा। बेतवा पर दो डैम हैं। तो क्या, हाँ, एक प्रकार से दो ही है। अगर हम दोनों के नाम यहां पर देखें तो नीचे की तरफ जो डैम है इसका आप क्रम देखो, हर बार आपको क्रम ध्यान रखना है क्योंकि क्रम से प्रश्न पूछा जाता है। नीचे वाला जो है इसका नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। और जो उत्तर वाला है इसका नाम है माता टीला। क्या नाम है? माता टीला। तो माता टीला और राजघाट दोनों इसी नदी पर स्थित हैं। किस पर? बेतवा नदी पर स्थित हैं। बेतवा नदी बुंदेलखंड के रायसेन से निकलती है अर्थात मध्य प्रदेश से। कहां से? ये एमपी है, महाराष्ट्र नहीं, एमपी से। तो यहां पर एक है राजघाट और एक है माता टीला। लेकिन राजघाट के बारे में आपको और स्पष्टता होनी चाहिए कि राजघाट का एक और नाम है, इसी को कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई। क्या कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई नाम किसका है? इसी राजघाट का ही है। और माता टीला भी इसी पर स्थित है। और अगर हम बात करें इस दूसरी नदी का जिसका नाम है केन, केन जो इसकी सहायक है यमुना की, तो इस पर भी एक डैम है। डैम की अगर बात करें तो प्रपात है, ज्यादातर यहां पर प्रपात मिलते हैं। माता टीला भी एक जलप्रपात है, राजघाट लक्ष्मीबाई भी एक जलप्रपात ही है। केन पर जो है इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम है रानेस। क्या नाम है? रानेस जलप्रपात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रानेस जलप्रपात किस नदी पर है तो स्पष्टता ध्यान रखिएगा कि यह केन नदी पर है। माता टीला किस पर है? बेतवा पर है। राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई किस पर है? तो बेतवा पर ही है। चंबल पर जो नाम था उसमें सब सागर थे, उन सागरों का नाम हम लोगों ने देख लिया है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के क्रम में जो अगली नदी हमको देखने को मिलती है उसका नाम नीचे से है। हमने जैसा शुरू में ही स्पष्ट किया था, उस नदी का नाम है टोंस या तमसा। देखिए, इसका नाम है, ऐसे गंगा नदी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर ये गंगा नदी आगे बढ़ रही है। यहाँ पर नीचे की तरफ से जो नदी आती है इसका नाम है तमसा या इसी को कहते हैं तमसा। ये जहां से निकलती है ये मैहर से निकलती है। कहां से निकलती है? मैहर से निकलती है। और जिस प्लेस से निकलती है उसका नाम है टमसा कुंड। क्या नाम है? टमसा कुंड। मैहर के टमसा कुंड से निकलती है और जिस स्थान पर आकर के यह गंगा में मिलती है उसका नाम है सिरसा। क्या है? सिरसा, जो प्रयागराज से मात्र 30-35 किलोमीटर पूरब की तरफ आपको मिलता है। तो सिरसा में आकर के यह टमसा नदी क्या करती है? अपने जल का विसर्जन करती है गंगा नदी में। और इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, टोंस, तमसा, इन सब में अंतर स्पष्ट रखिएगा कि ये तमसा है।
और कोई नदी नहीं है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूजन कर दिए तो फिर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं इस नदी का नाम क्या है, इसका नाम है तमसा या तमसा। फिर अगर अगली नदी की हम बात करें तो अगली नदी जो प्रमुख है वो भी महत्वपूर्ण है, उसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। सोन नदी के बारे में आप समझिए, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत में हमने यह डिस्कस किया था कि एक है अमरकंटक की चोटी जो सतपुड़ा का ही पार्ट है, और सतपुड़ा का जो सेक्शन छत्तीसगढ़ में है उसी का नाम है एक प्रकार से मैकाल, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम था अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, जैसा हम लोग स्पष्टतापूर्वक समझ रहे हैं। एक नदी थी जो महानदी इधर चली गई है, एक है जो नर्मदा इधर जाती है, और एक है जो सोन इधर आती है। तो जो सोन नदी है यह जिस स्थान से निकलती है, सोन नदी, पहला तो स्पष्ट होना चाहिए, अमरकंटक से निकलती। कहां से निकलती? अमरकंटक से। लेकिन उस स्थान का नाम है शेषा कुंड। क्या नाम है? शेषा कुंड। स्पेशल स्थान है जहां से ये निकलती है, शेषा कुंड है। और जो जिला है ये है शहडोल जिला। क्या नाम है? शहडोल जिला है। किसका है? एमपी। तो एमपी के शहडोल जिले में स्थित है अमरकंटक में एक शेषा कुंड है, वहां से सोन नदी का उद्गम होता है। और यह नदी आगे बढ़ती है तो इसी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। रिहंद इसी की एक सहायक नदी है। किसकी? सोन की। तो सोन की सहायक नदी का नाम है रिहंद, और इसी रिहंद नदी पर एक बांध है जिस बांध के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ज्यादा चर्चा रहता है। तो इसी पर है रिहंद बांध। क्या नाम है? रिहंद बांध। और रिहंद बांध का एक और नाम हम लोग इससे पूर्व चर्चा कर चुके हैं जब सिंधु नदी पढ़ रहे थे तो, और इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत। ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है यह आपका एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। अर्थात रिहंद बांध का जो सेक्शन है, यह देखो एमपी नहीं बल्कि पूरा यूपी आएगा, क्योंकि यहां से तो यूपी प्रारंभ हो जाता है। ये यूपी का सेक्शन कहां पाएगा? यूपी। तो यूपी में है। लेकिन एक गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है ये रिहंद बांध का ही नाम है। लेकिन अगर इसी से मिलता जुलता जो नाम हम पढ़े थे जब हम डिस्कस कर रहे थे सतलज नदी का भाखड़ा नंगल बांध की, तो वहां पर जो नाम था वो था गोविंद सागर झील था। क्या था? गोविंद सागर झील था। याद आ रहा होगा, उसका नाम था गोविंद सागर झील। नाम बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा नहीं तो प्रश्न गलत हो जाए। गोविंद सागर जो झील है इसका संबंध था सतलज से, जिस पर हम लोग देख रहे थे कौन सा बांध था, उसका नाम था भाखड़ा नांगल बांध था। और इसी जैसा एक नाम और आपको मिलेगा जिसका नाम है गोविंद सागर बांध है। क्या नाम है? गोविंद सागर बांध। ये जो गोविंद सागर बांध है यह कहां पर है ये भी स्पष्ट। गोविंद सागर झील आपको स्पष्ट होगा हिमाचल प्रदेश में है, अर्थात सतलज नदी से संबंध है, और इसी पे मिलता है भाखड़ा नांगल। जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है या उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी रिहंद बांध पर है, जबकि गोविंद सागर बांध जो है यह किस पर है? तो यहां पर एक नदी मिलती जिसका नाम है सहजाद नदी। क्या नाम है? सहजाद नदी। और ये सहजाद नदी है, यहां पर जो जिला है उसका नाम है ललितपुर। कहां है? ये है ललितपुर। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो ललितपुर यहां पर नीचे की तरफ आपको नजर आएगा। तो ललितपुर में एक नदी है जिसका नाम है सहजाद नदी, और उसी सहजाद नदी पर जो बांध है उस बांध का नाम है गोविंद सागर बांध। और यह जो है ये किस प्रकार का है? तो यह नहर परियोजना। यह क्या है? यह एक प्रकार की नहर परियोजना। तो यहां तक की बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि सोन नदी कहां से निकलती है, सोन नदी की सहायक नदी क्या है, उस नदी पर कौन सा डैम है, और उसी से मिलता जुलता अन्य कौन कौन से डैम है, इसके बारे में भी हमको स्पष्टता हो गई होगी, हमें यही उम्मीद है। अब आगे एक जो नदी प्रमुख रूप से मिलती है जिसके बारे में हमको जानकारी रखनी है उसका नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। क्योंकि दामोदर से भी प्रश्न खूब पूछा जाता है, तो आइए उसको हम समझ लेते हैं। बाकी आप जो देख रहे थे वहां पर मयूराक्षी, अजय, क्योंकि हमने कहा था कि यहां पर जब फरक्का बैराज से यह नदी 2 भाग में बंटती है, एक का नाम हो जाता है पद्मा और एक का नाम हो जाता है हुगली। ये है हुगली। हुगली में जो सहायक नदियां थी इसमें हमने आपसे कहा था मयूराक्षी है, अजय है, दामोदर है और हल्दिया है। यहां पर मयूराक्षी, अजय के बारे में कोई विशेष आपसे प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्रम अवश्य पूछा जा सकता है कि उनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में अरेंज करिए।
तो सबसे पहले मयूराक्षी, फिर अजय, फिर दामोदर, फिर हल्दिया। ये आपको क्रम याद है। और इसमें जो हम चर्चा करने चल रहे हैं यह किसका होगा? ये दामोदर का। इसका होगा दामोदर का। यहां पर अगर हम दामोदर के विषय में डिस्कस करें तो दामोदर की चर्चा हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में एक बार कर चुके हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का 3 भाग था, एक था राजमहल की पहाड़ी, एक का नाम था हजारी भाग और एक का नाम था रांची का पठार। तो दामोदर की जो उत्पत्ति देखी जाती है बेसिकली ये देखी जाती है यहाँ पर स्थान जिसका नाम है बालूमठ। क्या नाम है? बालूमठ से इसका उद्गम होता है। बालूमठ जो है ये रांची के पठार का ही एक सेक्शन है। कहाँ पे है? रांची के पठार का ही एक भाग है। और यह दामोदर नदी जो है यह हजारीबाग, हमने इससे पूर्व डिस्कस किया है, हजारीबाग और रांची के पठार की प्राकृतिक सीमा, तो ये भी डिस्कस हो चुका है। बालूमठ से निकलती है, रांची के पठार का सेक्शन है और हजारीबाग तथा रांची के पठार की यह प्राकृतिक सीमा बनाता है। लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो हमको ध्यान रखना है कि ये जो दामोदर नदी है ऐसे जो चल रही है, इस दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो हमको ध्यान रखना। यहां पर 2 सहायक नदी मिलती है। एक सहायक नदी है जिसका नाम है बराकर। क्या नाम है? इसका नाम है बराकर। बराक नहीं, बराकर। बराक नदी हमने डिस्कस किया कल जब ब्रह्मपुत्रा की चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा ब्रह्मपुत्रा में जब आके मेघना मिलती है तो मेघना की भी सहायक है जिसका नाम है बराक, जो कहां से निकलती है? तो माउंट जपो की पहाड़ी है नागालैंड में, वहां से निकलती है। लेकिन यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये है दामोदर। दामोदर जहां से निकलता है वो है रांची का पठार बालूमठ और यह हजारीबाग रांची के पठार की प्राकृतिक सीमा बनाता है। लेकिन दामोदर की जो सहायक नदी है उसका नाम है बराकर। क्या नाम है? बराकर। ये बराकर है और एक दूसरी जो है इसका अगर हम नाम देखें, इसको हटा देते हैं, दूसरा जो है इसका नाम है कोनार। क्या नाम है? कोनार। तो 2 नदी है, एक का नाम है कोनार नदी और एक का नाम है यहां पर बराकर नदी। कोनार नदी पर 2 डैम है, बराकर नदी पर 1 डैम है और 2 डैम आपको मिलता है किस पर? इस दामोदर नदी पर। ये मुख्य नदी है दामोदर। तो बराकर पर कौन कौन से डैम है यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगर इनको हम देखें तो यहां पर मिलता है तिलैया। क्या है? ये है तिलैया है। उसके पश्चात दूसरा है, इसका नाम है मैथुन। क्या नाम है? इसका नाम है मैथुन। और ये दोनों जो डैम है आपसे अगर पूछा जाए तो बड़ा जो तिलैया है ये झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है। और जो मैथुन है यह भी झारखंड में है। यहां पर एक डैम है जो कोनार है। कोनार कहां पर है? तो कोनार नदी पर है। ये कोनार डैम भी है और कोनार नदी भी है। ये भी कहां पर मिलता है? यह भी मिलता है झारखंड में। कहां मिलता है? झारखंड में। साथ में आपको 2 डैम मिलता है किस पर? जो मुख्य दामोदर है इस पर जो मिलता है, इसका एक नाम है पंचेत। पंचेत तट से दूर है और तट के समीप जो है इसका नाम है दुर्गा बैराज। क्या नाम है? दुर्गा। तो दुर्गा जो बैराज है यह आपका तट है, चूंकि इधर बंगाल की खाड़ी है ना, मतलब हुगली है, तो हुगली से दूर है पंचेत। पंचेत का क्रम आप ध्यान रखिएगा। तो पंचेत है, फिर दुर्गा बैराज। पंचेत दुर्गा बैराज जो है मुख्य दामोदर पर है। कोनार जो है कोनार नदी पर है। तिलैया और मैथुन जो है ये बराकर नदी पर है। तो इतनी चर्चाएं तो आपको अवश्य तरीके से याद ही करनी है। हाँ, एक छोटी सी चर्चा यहां पर भूल गए थे, उसका हम पुनः डिस्कशन कर देते हैं, इससे आपको असुविधा ना हो, क्योंकि वो करंट का डिस्कशन है। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोन नदी के बारे में, तो सोन नदी के बारे में एक और आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक नदी है सोन की सहायक, यहां पर आपको मिलेगी सोन नदी। सोन की ही एक सहायक नदी है और इसका नाम है यहां पर कोयल है। लेकिन यहां पर जो कोयल लिखा जाएगा इसका नाम लिखा जाएगा नार्थ कोयल। क्या लिखा जाएगा? नार्थ कोयल। यह किसकी सहायक है? सोन की सहायक है। नार्थ कोयल पर एक डैम है, इस डैम का नाम है जमरानी डैम। जैसे उधर हमने देखा मंडल डैम, मंडल डैम जो था वह रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला पर था। रेणुका जी हमने देखा जो आप देख रहे थे यमुना की सहायक नदी पर स्थित है। उसी प्रकार सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम नार्थ कोयल है। इस नार्थ कोयल पर भी एक डैम है जिसका नाम है जमरानी डैम। तो ये बातें आपको 100% याद रखनी है। और ये कहां पर है? ये झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। लेकिन नार्थ कोयल से याद आया, एक कोयल और है और उस कोयल के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो समस्या आ जाएगी। और उस कोयल का नाम है साउथ कोयल। क्या नाम है? साउथ कोयल। तो नार्थ कोयल जो है यह सोन की सहायक है, जबकि जो साउथ कोयल है
ये जो नदी आप देखेंगे, यह नदी जब हम प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा करेंगे, अर्थात जो नदी बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है, वहीं पर एक नदी है जिसका नाम है ब्राह्मणी। क्या नाम है? ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी नदी की एक सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम है साउथ कोयल, क्योंकि तुलनात्मक तौर पर आप समझ सकते हैं ब्राह्मणी यहां पर है, सोन यहां पर है, तो सोन की तुलना में यह साउथ है, तो इसलिए इसका नाम है साउथ कोयल। तो यहां पर डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना। जैसे हमने कहा था बनास, इधर का हो गया पश्चिमी बनास, इधर का हो गया बनास। यहां पर हमने देखा था धौली, एक धौली है या जिसको कहते हैं पूर्वी धौली गंगा, और इधर है जिसका नाम है धौली गंगा। वैसे यहां पर है, ये है नॉर्थ कोयल, ये है साउथ कोयल। तो यहां पर डायरेक्शन को भी बहुत ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है कि जिससे प्रश्न आपकी गलत ना हो। इतनी चर्चाएं आज के क्लास में हो रही हैं। तेज चर्चाएं अब हम लोग नदियों के साथ उपस्थित होंगे कल के क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे खास तौर पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। सबसे पहले उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो अरब सागर की तरफ चलने वाली नदियां हैं, और फिर उसके पश्चात देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपने जल का विसर्जन करती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।